नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। स्टार्ट करेंगे क्लास अपन। पिछली क्लास में अपन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कंप्लीट कर चुके हैं। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में कहा, आज की क्लास में हम स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल, एंगुलर मोमेंटम और हाइड्रोजन एटम भी कवर कर सकते थे, पर एक छोटी सी क्लास रखेंगे अपन और स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल और एंगुलर मोमेंटम वाला जो सेक्शन है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। डेरिवेशन और इन डेप्थ पार्ट में पिछले वाले में जैसे मैंने उसमें डिराइव किया था हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर, इसमें नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसमें कोई अलग अलग ऑप्शन है नहीं। आप एक ही तरीका है उससे करते हैं इसको, तो डेरिवेशन नहीं बताऊंगा। कोशिश करूंगा कि कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो टॉपिक जो है अपना दैट इज स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल। ये पहला सेक्शन है। सबसे पहले बात करते हैं कि स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल का क्या मतलब है। पर्टिकुलर कोई पॉइंट आपने लिया है और उसके कारण पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर सिमेट्रिक तरीके से अगर पोटेंशियल वेरी कर रहा हो तो हम उसको कह देते हैं कि स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल है। ये इतना मोटा मार्कर, चलो कोई बात नहीं, पर स्फेरिकली सिमेट्रिक का अल्टीमेटली मतलब ये है कि जो डिस्टेंस के साथ वेरी करे, रेडियस के साथ में वेरी करे। जैसे जैसे रेडियस चेंज होगी वैसे वैसे उसका पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो चेंज होता रहेगा। उसको बोलते हैं स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल। तो जब भी स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल हो, अब स्फेरिकली सिमेट्रिक है इसका मतलब कोई पॉइंट सर्कुलरली सिमेट्रिक नहीं, स्फेरिकली है, तो इसका मतलब 3 डायमेंशनल पोटेंशियल आ गया है। तो जब भी इस प्रकार का पोटेंशियल हो तो क्या क्या चीजें, किस किस टाइप के कंसेप्ट काम में आएंगे, उन सब का जिक्र अपन करेंगे। ऐसा पढ़ क्यों रहे हैं? पढ़ इसलिए रहे हैं, जैसे मान लिया कोई एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स लगेगा भी वैसे भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए। तो जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका 3 डायमेंशनल मोशन है, तो उसका बिहेवियर, उसका मोमेंटम निकालना हो, एंगुलर मोमेंटम निकालना हो, तो वो सब कैसे संभव है। तो हम स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल होगा उसका, और उसकी स्टडी अपन यहां पर करना चाहेंगे, क्योंकि अपन ये पढ़ने के बाद इसी के कंसेप्ट को यूज करते हुए आगे हाइड्रोजन एटम जब अपन पढ़ेंगे तब अपन इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम वगैरह इससे निकाल पाएंगे। यस, ये इसीलिए है। तो स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल पहली बार अपन डिस्कस करेंगे कि स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल क्या है। इस टाइप का पोटेंशियल जब भी हो ना, v एज ए फंक्शन ऑफ r, जो कि क्या हो, डिपेंड्स ऑन r, नॉट ऑन डायरेक्शन ऑफ r, दैट इज ऑन थीटा एंड फाई। थीटा और फाई के ऊपर डिपेंड नहीं करे, लेकिन r के ऊपर डिपेंड करे। जैसे जैसे सर्कल से अलग अलग डिस्टेंस आप लिखेंगे वैसे वैसे पोटेंशियल बदलता जाएगा। डायरेक्शन से कोई रिलेशन नहीं, चारों तरफ हो सकता है। स्फेरिकली सिमेट्रिक का मतलब ये है। उस टाइप के पोटेंशियल को अपन वी आर से लिखेंगे। तो जब भी इस टाइप के पोटेंशियल में किसी पार्टिकल का मोशन हो रहा है तो क्वांटम मैकेनिकली अपने को अगर उसको पढ़ना है तो क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते कैसे, अपन उसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, मतलब श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और उससे जो आएगा वो वेव फंक्शन कहलाएगा। और उस वेव फंक्शन अगर अपने पास है तो अपने पास सब कुछ है। ये अल्टीमेटली मेन मीनिंग है इसका। बात करेंगे तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि हम श्रोडिंगर इक्वेशन इसका लिखें। तो हमने इस प्रकार से श्रोडिंगर इक्वेशन आपके सामने लिख दिया है। डेल स्क्वायर शाई, इस बार शाई जो है वो आर थीटा फाई, तीनों का फंक्शन अपन ने ले लिया है। कहने का मतलब स्फेरिकली सिमेट्रिक है। तो जब अपन बेसिक बीएससी पढ़ते हैं तब कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं, उसमें मैंने ईडी पढ़ाया, आपको क्लासिकल पढ़ाया, उस टाइम बहुत बार इसका जिक्र कर चुका हूं। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स अपन पढ़ते हैं। जब भी स्फेरिकली सिमेट्रिक कोई भी चीजें हैं तो आपको ऑटोमेटिक एक्स वाई जेड को छोड़ के किस में चला जाना है, स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल कोऑर्डिनेट्स के अंदर, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर, जिससे कि चीजें आसान हो जाए। एक्स वाई में रहेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी चीजें, इसलिए अपन यहाँ साई को ऑटोमेटिकली अपन ने आर थीटा फाई में चेंज किया। और यहाँ जो पोटेंशियल अपन ले रहे हैं दैट इज वी एज ए फंक्शन ऑफ आर, दैट इज स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल। तो वेव फंक्शन जो है वो भी अपन ने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखा है। यस, तो अब ये डेल स्क्वायर को स्फेरिकली सिमेट्रिक वैल्यू में लिखना पड़ेगा। जैसे डेल स्क्वायर का वैल्यू एक्स वाई जेड में ऐसा होता है, डेल 2 बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 बाय डेल जेड स्क्वायर, ऐसा होता है। ऐसा ही आर थीटा फाई में क्या होता है, ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में मैं आपको बता चुका हूं, तो मैं इसको लिखना चाहूंगा वही 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर ऑफ आर डेल बाय डेल आर, इस प्रकार से लिखते हैं ना।
वो सब चीजें अपन यहाँ पर लिखेंगे, तो डेरिवेशन की जरूरत है नहीं। इसी इक्वेशन को अगर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखें तो कैसे दिखेगी, ये इस प्रकार से दिखेगी। ये पूछी हुई है इक्वेशन, एमएससी एंट्रेंस में कितनी बार पूछी जाती है कि स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल, बीएससी एग्जाम में भी बहुत बार आती है, एक नंबर का क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल में श्रोडिंगर इक्वेशन लिखो। इस प्रकार से होती है 1/r² डेल बाय डेल आर स्क्वायर डेल साई बाय डेल आर, 1/r² साइन थीटा, यहाँ r स्क्वायर या एक साइन थीटा एक्स्ट्रा आ गया और यहाँ अगले वाले में एक साइन थीटा और एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, पहले r² लिखा, एक साइन थीटा बढ़ाना है, फिर आगे वाले में एक साइन थीटा और बढ़ाना है, बस। तो साइन थीटा बढ़ाते हैं, नीचे वाली चीज तो ऐसे ध्यान रखनी है नहीं। दूसरा, यहाँ r थीटा फाई का फंक्शन है तो पहले r² आता है, फिर साइन थीटा आता है, और अगले वाले में कुछ भी नहीं है, सिंपल फाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है तो शाई एज इट इज रहेगा। तो वही r² डेल साई बाय डेल आर, साइन थीटा डेल साई बाय डेल थीटा एंड डेल 2 ओवर डेल फाई स्क्वायर, डेल 2 शाई ओवर डेल फाई। ये आपके आगे डेल स्क्वायर का वैल्यू है ये पूरा। बाकी आप आगे वाली जो चीजें वो सेम एज इट इज है, 2m/h² e माइनस v और शाई की जगह शाई इक्वल टू 0। तो ये स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल के अंदर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के टर्म में हमने श्रोडिंगर इक्वेशन लिखा है। अब अपना अगला काम रहेगा कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें, सॉल्व करके वेव फंक्शन आ जाए, वेव फंक्शन को ऑपरेट करा के अपन जो चाहेंगे वैसे ऑपरेटर वैल्यू निकालते रहेंगे। यस, तो नेक्स्ट अब बीएससी में अपन इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो सोल्यूशन होता है वो निकालते हैं। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट लिखूंगा कि इसका जो सॉल्व करने के बाद जो इसका सोल्यूशन आएगा वो सोल्यूशन किस मायने में होगा वो हम लिखना चाहेंगे। सो हमने यहाँ पर सॉल्यूशन आपके सामने प्रकट कर दिया है, आप देख पा रहे होंगे कि ये इसका सॉल्यूशन होता है। फाइन, मैं पार्टीशन कर देता हूं यहाँ पर, ये लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज, इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो शाई ही होगा, शाई r थीटा फाई। इसका वैल्यू ऐसे आता है तीन पार्ट में, एक इसको बोलते हैं रेडियल पार्ट r एज ए फंक्शन ऑफ r, इसको एंगुलर पार्ट जो कि थीटा का फंक्शन है, और ये भी एंगुलर पार्ट ही है, दोनों मिला के एंगुलर पार्ट है। उसमें से ये जो है इसको बोलेंगे एजीम्यूथल पार्ट जो कि फाई का फंक्शन है। सो थीटा जो है वो जेनिथ एंगल और फाई जो है वो एजीम्यूथ एंगल है, ठीक है ना। वो जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में थीटा और फाई होता है वही है, सब कुछ खास ऐसे हाई फाई नाम लेके कोई जरूरत नहीं है। सो सिंपल ये एंगुलर पार्ट है और ये रेडियल पार्ट है, ठीक है ना। तीनों को सेपरेट कर लेते हैं, और सेपरेट करने के बाद क्योंकि ये एंगुलर पार्ट है तो एंगुलर पार्ट को ओमेगा थीटा कोमा फाई से लिखते हैं, और इसी का वैल्यू YLM थीटा कोमा फाई आता है, और इस भाग को स्फेरिकल पोलर स्फेरिकल हार्मोनिक कहते हैं। इसका क्या वैल्यू है ये भी अपन देखना चाहेंगे, आगे बात करेंगे। RR का भी क्या वैल्यू है उसकी भी बात करेंगे। सो हियर VR इज, अगर देखो RR का क्या वैल्यू है, RR का वैल्यू डिपेंड करेगा कि VR क्या है। RR तो जैसे जैसे VR चेंज होता जाएगा वैसे वैसे RR चेंज होता जाएगा। तो अभी मैं एक हाइड्रोजन एटम के केस में जो VR पोटेंशियल होता है ना कि Q1 Q2 अपॉन R, उसका वैल्यू लिखूंगा तो उससे RR निकालूंगा, पीछे वाला एज इट इज वही रहेगा। अभी आगे जाके अपन चेक करेंगे, बात करेंगे। सो YLM थीटा कोमा फाई, ये इसका दूसरा भाग जो आता है, सेकंड पार्ट। तो एंगुलर पार्ट जो आया है, इस एंगुलर पार्ट को ही बोलते हैं स्फेरिकल हार्मोनिक्स। तो क्या है इसका डिटेल मैंने यहां पर लिख दिया है, देख पाएंगे आप कि इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद जो शाई आता है वो इस रूप में होता है। उसमें R का वैल्यू अभी अपन नहीं निकाल सकते, VR पता होगा तो ये RR निकलता है, लेकिन ये जो वैल्यू मिलता है ये इस प्रकार से मिलता है। YLM थीटा कोमा फाई इज कॉल्ड द स्फेरिकल हार्मोनिक्स। उसमें L क्या है, तो L का वैल्यू 0 1 2 3 है, और हाइड्रोजन एटम पढ़ेंगे तब अपन इसको L का वैल्यू 0 तो S ऑर्बिटल, 1 तो P ऑर्बिटल, 2 तो D ऑर्बिटल, 3 तो F ऑर्बिटल। तो जो ये केमिस्ट्री में SPDF या 0 1 2 3 पे SPDF का वैल्यू लिखते हैं, ये बेसिकली इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो आया है वहां से ये L के वैल्यूज निकले हैं, तो मैथमेटिकली टर्म से ये आए। साथ में M का जो वैल्यू है वो कहां से आया, ये इसको सॉल्व करते हैं तब एसोसिएटेड लीजेंडर इक्वेशन आता है, उससे ये एक कंडीशंस लगा के और फिर इनके वैल्यूज निकलते हैं। तो ये M जो है ना, जो इसमें लिखा है ना M, इस M का वैल्यू -L से +L होता है। -L से +L होने का मतलब जैसे आपने 1 चूज किया, L का वैल्यू 1 है, तो -L से प्लस होने का मतलब +1 0 -1,
3 वैल्यू आ जाएगी। जैसे मान लिया आपने 2 लिया है, l का वैल्यू 2 है, तो l का वैल्यू 2 होगा, तो m के वैल्यू क्या होंगे? -2 -1 0 +1 +2, ये तो इससे 2l + 1 वैल्यू दिखेगी। l का वैल्यू 2 लिखो, 2 × 2 4, 4 + 1 is 5। क्लियर है? 1 लिखेंगे तो 3 आ रहा था, तो 2 × 1 + 2 1 + 2 is 3, तो 3 वैल्यू आ जाएंगे। ऐसे निकालते हैं। तो पता है आपको, केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं आप, नहीं तो आगे जाके हाइड्रोजन एटम और एटॉमिक फिजिक्स पढ़ेंगे तब ये बहुत बार आएगा, ठीक है, तो और भी क्लियर हो जाएगा। तो ये स्फेरिकल हार्मोनिक्स है। अब अपने को डिटेल में पढ़ना चाहिए कि स्फेरिकल हार्मोनिक्स क्या है, क्योंकि आपके स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल टर्म लिखा है, उसके साथ में एक और टर्म क्या लिखा है कोर्स में, स्फेरिकल हार्मोनिक्स। तो नेक्स्ट अगला भाग जो अपन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज स्फेरिकल हार्मोनिक्स। तो क्या होते हैं स्फेरिकल हार्मोनिक्स, देख लें आप। तो नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे स्फेरिकल हार्मोनिक्स। तो स्फेरिकल हार्मोनिक्स जो अपन पहले YLM लिख चुके हैं ना, उसका वैल्यू इस प्रकार से होता है। देख के डर लगने वाली बात है और लगना भी चाहिए। YLM थीटा एज ए फंक्शन ऑफ थीटा और फाई, L और M के लिए, तो वैल्यू होता है 2L + 1 L - M का फैक्टोरियल 4 पाई L + M का फैक्टोरियल की पावर 1/2 -1 की पावर m e की पावर आयोटा m पाई PLM cos थीटा। ये जो PLM cos थीटा है, ये एसोसिएटेड लीजेंडर पोलिनोमियल है, ठीक है ना। अब यहां काम आपके आसान है इस मायने में, क्योंकि आपको ये कहां से आए, ये सॉल्व कर चुके हैं आप। जो तूफानी काम था वो आप BSc MSc में कर चुके हैं। अब तो नॉर्मल काम है, इनको यूज करना है सिर्फ, ठीक है ना। जो मेन काम था वो आप वहां पर कर चुके हैं। इसमें m का जो वैल्यू है 0 से +- l होता है, वो अपन पहले भी बात कर चुके हैं। -l से लेकर +l तक जाएगा m का वैल्यू, तो वो इसमें रहेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये PLM जो cos थीटा है, ये एसोसिएटेड लीजेंडर पोलिनोमियल, और m के जो वैल्यू है m दिख रहा है, l दिख रहा है, तो उनका रिलेशन यहां से मिलता है। अब क्या होता है कि नेट में तो स्फेरिकल हार्मोनिक्स थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन आता है, तो स्फेरिकल हार्मोनिक्स को याद रखना पड़ता है पर्टिकुलर सेक्शंस में, मतलब अलग अलग वैल्यूज के लिए। जैसे मान लो मैं आपको निकाल के बताता हूं कुछ वैल्यूज। जैसे मान लो मैंने यहाँ आपके सामने प्रकट कर दी है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, अब इतने की जरूरत नहीं है, चलेगा, चलो ठीक है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट मैंने स्फेरिकल हार्मोनिक्स आपके सामने लिखे हैं, देखें। L का वैल्यू जब 0 हो तो M का वैल्यू 0 ही हो सकता है, और -1 से +1 कुछ होना है ही नहीं। तो L 0 तो M 0 ही होगा। तो Y0 0 थीटा कोमा फाई, तो इसमें L को 0 लिखेंगे, दिस वन इज 1, L - M 0 फैक्टोरियल इज 1, 0 फैक्टोरियल इज 1, तो ये तो सिर्फ 1/4 पाई आ रहा है, तो 1/4 पाई की पावर 1/2। फिर यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे, इस 0 में 1, तो 1 1 1 1 यहाँ है, तो पीछे वाला 1, इसका वैल्यू 1/4 पाई की पावर 1/2 निकाल सकते हैं। ऐसे ही दूसरा y1, 1 y1 1, अब L का वैल्यू 1 है ना, तो M के 3 वैल्यू अलाउ है। एक तो M का वैल्यू होगा 1, एक होगा 0, और तीसरा होगा -1। मैं इसको जानबूझ के येलो कलर से कर देता हूं, ताकि आपके दिमाग में हाईलाइट रहेगा एक कि स्फेरिकल फंक्शंस कैसे आते हैं। और ये जो वैल्यूज हैं L1 0, L का वैल्यू 1 है सब जगह, देखो 1 1 1 1 ही है ये, ठीक है ना। और M का वैल्यू 1 0 और -1, तो L और M के सब वैल्यू इसमें लिखेंगे तो आपके पास YLM आ जाएंगे। ये आपके पास होते हैं। नेट में L = 2 के लिए भी लिखते हैं, और वो भी याद रखते हैं लोग। आपने भी इनको रटने की ट्रिक निकाली होगी अगर आपने नेट की तैयारी की है तो। मैं आपको एक जनरल कंसेप्ट बता देता हूं। 1/4 पाई देखें अगर आप, तो सब जगह देखने को मिलेगा 1/4 पाई, यहाँ है और यहाँ पर। लेकिन समझना L = 1 पे M के कितने वैल्यू अलाउ है? 3, तो सब में 3 आएगा। एक ट्रिक है। दूसरा, जब +1 है तो +i/5, -1 है तो -i/5, 0 है तो e की पावर 0 मतलब 1, और जब e की पावर है तब साइन है, और जब नहीं है तब कॉस है। ऐसे याद रखते हैं, ठीक है ना। नेट में तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, तो ऐसे याद रख लेते हैं। आप याद रख पाओ तो अच्छा है, नहीं रख पाओ तो और भी अच्छा है, पर रखें तो ठीक रहता है, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन बताऊंगा तो आप जजमेंट लगा लोगे कि काम का है या नहीं, या फिर ज्यादा लेवल जा रहा है कि नहीं, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। पर BSc और MSc में काम और ज्यादा मुश्किल है, जिसमें आपको प्रूव करना पड़ता है, और एग्जाम में आता है, ठीक है। वो अपने को यहाँ नहीं करना है, बहुत ही रिस्की काम है। सच BSc में मैं खुद प्रूव कराता हूँ, इसमें कैसे बताया उनको, एसोसिएटेड लीजेंडर पोलिनोमियल, और बहुत ही ट्रिकी काम है, पर वहां करते हैं। पर MSc में अपन कर भी चुके हैं इनको, स्पेशल फंक्शन को। ये बात अलग है कि वहां MSc में छोड़ देते हैं इसको, पर यहाँ लेक्चरर बनना है तो नहीं छोड़ना। तो ये नॉर्मली याद रखे जा सकते हैं, ऐसा कुछ खास, ऐसा इतना मुश्किल ये नहीं।
ये और ये कम से कम याद रखें। सेकंड वाला लिखना चाहिए था मेरे को, पर मैंने नहीं लिखा, ठीक है, इतना काम, ठीक है। नेट में और फिर फर्स्ट ग्रेड में कुछ फर्क भी होना चाहिए। ये अपन कर चुके हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ आ गया होगा। ये क्या है? स्फेरिकल हार्मोनिक्स, जो स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल में जो वेव फंक्शन आता है, उसका जो एंगुलर पार्ट है थीटा और फाई वाला, वो भाग है। और ये एल और एम के कोरोस्पॉन्डिंग अलग अलग फंक्शन अपने पास आ चुके हैं। अब इसमें अगर बात करें कि ये पी एल एम कॉस थीटा क्या है, तो मैं पहले कह चुका हूं कि ये एसोसिएटेड लीजेंडर पॉलिनोमियल है। तो ये मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख के मेंशन कर दिया है। हियर पी एल एम कॉस थीटा इज द एसोसिएटेड लीजेंडर पॉलिनोमियल एंड पी एल एम एक्स इक्वल टू एक्स के टर्म में अगर इक्वेशन होती है ना, ये तो थीटा के टर्म में, ठीक है ना, एक्स के टर्म में होती है, तो ये आपने एक्स के टर्म में पढ़ी होगी। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एम बाई टू डी की पावर एम अपॉन डी एक्स की पावर एम पी एल एम एक्स, पी एल 0x, मान लो एल का वैल्यू, एम का वैल्यू 0 है और इसका वैल्यू 1 होना, 1 है ये, तो 1 के लिए इसका वैल्यू x आता है। एक ही करके लिखा है, ऐसे बहुत सारे निकाल सकते हैं अपन, जरूरत नहीं है। बाकी आगे मैं लीजेंडर इक्वेशन पढ़ाऊंगा तब और भी डिटेल में आ जाएगी बात। इसके अलावा आगे हाइड्रोजन एटम पढ़ेंगे तब ये वापस आएगा, उस टाइम अगर हुआ तो मैं बता दूंगा, ठीक है। बाकी फिलहाल यहाँ जरूरत नहीं है, ऐसे ही नेट में तो पूछ लेते हैं 1 2 0 का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि मैथमेटिकल में भी और यहाँ पे भी, वैसे ये मैथमेटिकल में यहाँ पर भी है, पर इतना पूछेगा तो भी बता दूंगा मैं आपको आगे, ठीक है ना। सो आगे बढ़ते हैं, अभी तक नहीं पूछा है कुल मिला के बात ये, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अब अपन स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल और उसके अंदर स्फेरिकल हार्मोनिक्स क्या है ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा इनमें से क्या याद रखना है क्या नहीं। अब अपन बात करेंगे, जैसा थंबनेल में आपने देखा होगा, एंगुलर मोमेंटम भी अपने को पढ़ना है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली मेन टारगेट क्या है, अपन जो निकाल रहे हैं बेसिकली हाइड्रोजन एटम पे ही जाएंगे अपन वैसे, पर स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल है। मान लिया जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा है, तो उसका वेव फंक्शन अपने को पता है, तो हमें उसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है। मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हम स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल को वहां बहुत ज्यादा उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल, इसको विजुअलाइज करने के लिए वो सबसे चीज ठीक है, इसलिए मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूं। तो इलेक्ट्रॉन जब उसके चारों तरफ घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम निकालना हो, क्वांटम मैकेनिक्स के दृष्टिकोण से कैसे निकाल सकते हैं, तो हम वो एंगुलर मोमेंटम अभी आपको निकाल के बताएंगे। तो उसके लिए हमें वो स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल में है, तो इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो वेव फंक्शन निकल जाएगा। वेव फंक्शन हम निकाल चुके हैं, आर थीटा फाई ऐसा आया था ना, जिसमें आर एज ए फंक्शन ऑफ रेडियस आर और पीछे वाला स्फेरिकल हार्मोनिक्स वाई एल एम थीटा कोमा फाई, ये आता है। अब मान लो एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर को शाई के ऊपर ऑपरेट कराऊंगा तो एंगुलर मोमेंटम निकल जाएगा। पर वो शाई इतना दिख रहा है ना, वाई एल एम थीटा कोमा फाई, कितना वो ट्रिकी है, तो उस पर फिर ये एल ऑपरेट कराएंगे और फिर इससे वैल्यू निकालना लिटरली बहुत तगड़ा काम है। पर उसके लिए अलग अलग अप्रोच है, बहुत सिंपल तरीके से भी निकाल पाएंगे। कैसे, तो पहले आप समझ लीजिए कि एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर क्या है। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि सिलेबस में टॉपिक में मेंशन है और ये हमेशा होता भी है, स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल एंड एंगुलर मोमेंटम, ये साथ में ही चलता है। तो नाउ नेक्स्ट अपन बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम की। अगर मैं बात करूं नॉर्मली, तो आप ऐसे देखें इसको कि ये मैंने आपके सामने प्रकट कर दिया है। सबसे पहले भाग की बात करूं तो हमने लिखा है x इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, y इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई एंड z इक्वल टू आर कॉस थीटा। ये क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के बीच का रिलेशन है। तो हमें पता है कि Lx का वैल्यू होता है ypz माइनस zpy, तो ypz zpy, तो ये है। इनसे फिर डेल बाय डेल जेड वाई जेड, इन सब के वैल्यू इसमें लिखते हैं, लिख के सॉल्व करते हैं तो ये आता है। तो ये एल एक्स का वैल्यू है किसके अंदर? आर थीटा फाई के अंदर। सॉल्व करने पे आता है, ये बीएससी में करना पड़ता है, आप मेरे से बीएससी पढ़ चुके हैं तो आपने ये जरूर उसमें सॉल्व किया होगा। दूसरा, एल वाई का वैल्यू वाई है, तो जेड पी एक्स, तो जेड माइनस एच क्रॉस आइटा इज पी एक्स, डेल बाय डेल एक्स इज पी एक्स। फिर इसको यहां करेंगे तो एक्स पी जेड, तो ये एक्स पी जेड है, ये तो अपन पहले अभी इसमें ही पढ़ चुके हैं। अब इन सब के वैल्यू यहां से उठा उठा के यहाँ पे लिखेंगे, लिख के सॉल्व करते हैं तो एल वाई का वैल्यू थीटा फाई के टर्म्स में ये आ जाता है। इसी प्रकार से एल जेड का वैल्यू सिमिलरली क्या होता? एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, और यहां से उठा के इनको लिखते तो ये इतना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ध्यान रखना चाहिए
इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया, इनको हाईलाइट नहीं किया। ये याद वैसे तो नहीं पूछना चाहिए, नहीं रखोगे तो चल जाएगा। कुछ एमएस एंट्रेंस में इसके वैल्यू पूछ लिया था कि एलएक्स का क्या वैल्यू होगा, एलवाई का क्या, ऐसे पूछ लेते कभी बार, पर मुझे लगता है कि ये तो यार जनरली नहीं पूछा जाता, पर आप याद रख पाए तो ठीक, नहीं तो भी ऐसे कोई यूं नहीं कि यार ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा, छोड़ दें आप, ऐसा नहीं करना, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, पढ़ जरूर लें एक बार। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, एलएक्स और एलवाई इंपॉर्टेंट नहीं और एलजेड इंपॉर्टेंट क्यों है? एलजेड इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ मान लिया इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कौन सी दिशा में होगा? तो आपको पता होगा, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि एंगुलर मोमेंटम एक्सियल वेक्टर एक्सिस के डायरेक्शन होता है, और जिधर घूम रहा है उधर फिंगर्स घुमाते हैं तो अंगूठा आपको डायरेक्शन देगा, तो इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ रहा है। जनरली अपन क्या करते हैं, इस दिशा में मानते हैं एक्स वाई और इस दिशा में मानते हैं जेड। जब भी इलेक्ट्रॉन के मोशन की बात आएगी तो हमें बार बार उसका एंगुलर मोमेंटम जेड डायरेक्शन का निकालना पड़ेगा। और बोर मॉडल अपन ने पढ़ा था 11th क्लास में, आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे एटॉमिक पढ़ाना बाकी है तो मैं पढ़ाऊंगा। बोर मॉडल ये कहता है कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में घूम सकता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम एम वी आर h/2 के इंटीग्रल मल्टीपल में हो, n h/2 या NH क्रॉस होता है, वो यहां क्वांटम मैकेनिक्स प्रूव करके बताएगी, ठीक है ना। तो ये LZ है, शाई अपन पहले ही निकाल चुके हैं, उस LZ को शाई के ऊपर लगाएंगे, LZ को शाई के ऊपर लगाएंगे तो अपने पास आइगन वैल्यू आ जाएगा और वही एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू होगा, और वो आपको पता चल जाएगा। और इसीलिए इस आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन यही है, सबसे इंपॉर्टेंट। अभी आगे कुछ और महत्वपूर्ण बातें इसकी जिक्र कर लेता हूं। नेक्स्ट एक ऑपरेटर अपन और निकालेंगे और वो होगा एल स्क्वेयर। एक और ऑपरेटर अपन क्या निकाल रहे हैं, एल स्क्वेयर। तो एल एक्स एल वाई एल जेड, एल स्क्वायर का मतलब एल एक्स स्क्वायर एल वाई स्क्वायर एल जेड स्क्वायर, ये भी बीएससी में निकालते हैं, बहुत आता है एग्जाम में, प्रूव करो कि एल स्क्वायर का वैल्यू ये होता है, ठीक है ना। तो अपन एल एक्स एल वाई और एल जेड तीनों निकाल चुके, तीनों को उठा के यहाँ लिखते हैं, सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो ये। आप इसको देखेंगे तो माइनस एच को स्क्वायर 1/sin थीटा डेल बाय डेल थीटा साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा, आइडेंटिकल है उस जो डेल स्क्वायर आ रहा था उसके जैसा है, ठीक है ना, उससे मिलता जुलता है, तो उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं, इसलिए बहुत पूछते हैं ये काम का है। आगे नेक्स्ट अपन बात करेंगे आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन ऑफ एल जेड एंड एल स्क्वायर। एल जेड का क्या महत्व है ये मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए टॉपिक ही एल जेड और एल स्क्वायर का ही है, पूछता भी इन दोनों का ही, एल एक्स एल वाई का नहीं पूछता है, इसलिए मैं याद करने के हिसाब से मैंने इसके ऊपर ये नहीं बनाया, ठीक है ना, कि याद नहीं भी होगा तो चल जाएगा। दूसरा, ये याद होना चाहिए वैसे, ठीक है ना, काम तो नहीं भी होगा तो भी चल तो जाएगा, लेकिन हो तो उसका मुकाबला नहीं है, ठीक है। अपन बात करेंगे आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन ऑफ एल जेड एंड एल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है कि हर जानकारी शाई में है, निकालते कैसे हैं, वे जो भी निकालना है उसके कोरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर को वेव फंक्शन पे लगाओ तो उससे अपने को वो वैल्यू मिल जाएगा। वो मिलेगा कैसे, ऑपरेटर को वेव फंक्शन पे लगाएंगे तो जो आइगन वैल्यू आएगा वही उस ऑपरेटर का उस ऑब्जर्वेबल का ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, इसलिए अपन आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन निकाल रहे हैं, ठीक है। अब कि एल जेड को जब जो शाई आया है उस पर लगाते हैं क्या मिलता है, क्या वैल्यू बेसिकली आती है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। चलो ये मैंने आपके सामने रख लिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे इंपॉर्टेंट आज की क्लास में कुछ भी नहीं है, यही भाग सबसे इंपॉर्टेंट है। सो हम बात करते हैं जैसे एल जेड से आइगन वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, ए शाई इक्वल टू लैम्डा शाई, वैसे आता है। तो ए शाई एल जेड कैप को शाई के ऊपर लगाए, एल जेड का वैल्यू होता है, ये इधर लिखा था हमने, अच्छा उधर लिखा है क्या, एल जेड का वैल्यू आई अटैच क्रॉस डेल बाय डेल डेल शाई अपॉन डेल फाई, माइनस क्यों लिख दिया, यहां पर माइनस होता है, ठीक है, ये नेगेटिव है ना, उसी को लिखा नहीं है फाई, ये वैल्यू एलजेड का होता है, तो एलजेड का वैल्यू यहां लगाया, शाई लिखा, शाई का वैल्यू आर फंक्शन ऑफ थीटा फंक्शन ऑफ फाई, जेनिथ और एजिमुथ एंगल होता है, तो इनको लिख देते हैं यहां पर। फिर उसके बाद अब एटम के लिए इस प्रकार का एक्सेप्टेबल सोल्यूशन होता है कि फाई जो है ना उसको ए की पावर आयटा एम फाई लिखा जा सकता है, ये ट्रायल सोल्यूशन करके निकाला जाता है। सो इस फाई का वैल्यू यहां लिखेंगे, लेकिन वो डिफरेंशिएट करेंगे
तो डिफरेंशियल फाई का ही होगा, आर और फंक्शन ऑफ थीटा तो बाहर आ जाएगा, तो आयोटा एम बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन में आयोटा एम आ गया, तो आयोटा स्क्वायर -1 से माइनस प्लस एम एच क्रॉस शाई, ये वैल्यू आया। तो एल जेड को शाई पे लगाने पे एम एच क्रॉस शाई आया, तो एल जेड शाई इक्वल टू एम एच क्रॉस शाई। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है, दिस इज द आइगन वैल्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में तो कुछ भी नहीं है, ये समझ लें आप। दूसरा, इसी प्रकार से जैसे हमने एलजेड का निकाला है शाई को ऑपरेट करा, वैसे ही एल स्क्वायर का भी निकालेंगे। एलजेड का तो मैंने निकाल लिया, एल स्क्वायर का नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला? क्योंकि एल स्क्वायर का वैल्यू आप देख ले, ये तो 2 बार डिफरेंशिएशन और यहाँ 1 बार, फिर यहाँ 1 बार, और जिसका करना है वो डिफरेंशिएशन ये है, थीटा का भी होगा, फाई का भी होगा, बहुत ही लंबा जाएगा। इसमें तो क्या यही था इतना सा, तो डिफरेंशिएशन कर आके निकाल लिया मैंने। इसमें इसलिए नहीं किया क्योंकि थोड़ा लंबा जाएगा। जब आप इसको डिफरेंशिएट करते, मतलब इसको यहाँ लिखेंगे ना, जब वैल्यू निकाल रहे होंगे, तब आपके पास एसोसिएटेड लीजेंडर इक्वेशन आएगा, उस इक्वेशन से ये वैल्यू बनता है। इस टाइप का कंडीशन जो मिलता है ना, उसका सोल्यूशन करते टाइम जब आप इसको ऑपरेट कराएंगे, डिफरेंशिएट कराएंगे, तो इक्वेशन इस फॉर्म में आएगा, तो इससे वैल्यू मिला। तो एल प्लस 1 एच क्रॉस स्क्वायर शाई। तो हमेशा ध्यान दें, ये याद नहीं है, जीवन संभव नहीं है क्वांटम मैकेनिक्स में। मान ले आप एल प्लस 1 एच क्रॉस स्क्वायर, एल स्क्वायर का आइगन वैल्यू है, ध्यान दे, एल स्क्वायर का आइगन वैल्यू एल प्लस 1 एच क्रॉस स्क्वायर है, और एल जेड का आइगन वैल्यू क्या है? एम एच क्रॉस। ये तो याद रखना ही है, रखना ही है। ये पूरा पढ़ाई इन दोनों के लिए रहा हूं, समझ लें। क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में भी इसी के ऊपर आए, दोनों बार जब क्वेश्चन आए दोनों इसी के ऊपर आए, स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल और इनको लेके, ठीक है ना। अदरवाइज एक ये ध्यान रख लें, तो एल जेड से कोई वैल्यू दूसरे टर्म में आएगी तो भी आप इससे निकाल पाएंगे, ठीक है ना, आइगन फंक्शन और वैसे निकालने के लिए। स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल के अंदर ये स्फेरिकल हार्मोनिक्स है, याद होगा नहीं, पहले दूसरे तीसरे अगर याद रख लें, क्योंकि ये याद रख लोगे ना, तो जो इनका क्वेश्चन आता ना, आइगन फंक्शन में वैल्यू में कुछ भी जब आएगा तो वो इन चारों से आएगा। इससे तो क्वेश्चन आने से था बिल्कुल नहीं आएगा, आएगा तो इनसे ही आएगा, इससे ये याद रख ले, ठीक है ना। इसके अलावा पीछे स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल, इसमें से कुछ भी याद नहीं रखना, ये तो समझाने के लिए, ये पूरा भूमिका बनाने के लिए, ठीक है ना। तो ये 4 और एल जेड एल स्क्वायर और ये 2, ये तो याद रखनी है, ठीक है ना। अब बात करेंगे अपन इससे आगे। तो एंगुलर मोमेंटम बता चुका हूं, स्फेरिकल हार्मोनिक्स बता चुका हूं, और स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल क्या होता है इसका भी जिक्र अपन कर चुके हैं। अब ये वैसे सेक्शन आपके इसमें है तो नहीं, पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो मैंने अगला सेक्शन लिखा है, क्योंकि एल जेड और एल स्क्वायर सिर्फ थीटा और फाई के ही फंक्शन है, इसलिए जो अपन एल जेड शाई इक्वल टू एम एच क्रॉस शाई लिखा है, तो क्योंकि ये थीटा और फाई का ही फंक्शन है, तो शाई में पूरा शाई लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ थीटा और फाई वाला फंक्शन लिख के भी इसको लिखा जा सकता है। मतलब एल जेड वाई एल एम थीटा कोमा फाई इक्वल टू एम एच क्रॉस वाई एल एम थीटा कोमा फाई लिखा जा सकता है। ये इसका मतलब है। इसका मतलब जो स्फेरिकल हार्मोनिक है वो एल जेड और एल स्क्वायर का आइगन फंक्शन होता है। ये क्वेश्चन एमएससी एंट्रेंस में पूछा हुआ है, आप याद रखें। स्फेरिकल हार्मोनिक्स आर द आइगन फंक्शन ऑफ एल जेड एंड एल स्क्वायर। एंगुलर मोमेंटम के जेड कंपोनेंट और स्क्वायर एल स्क्वायर का आइगन फंक्शन स्फेरिकल हार्मोनिक भी होता है। तो हमने इसीलिए लिखा है कि एल जेड एल स्क्वायर थीटा और फाई के फंक्शन है, तो पूरा शाई नहीं लिख के अपन ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां से आप देख लें कि एल स्क्वायर इक्वल टू जो अपन लिख रहे हैं ना, उसमें वापस ये वैल्यू महत्वपूर्ण है, मैं अंडरलाइन कर देता हूं, एल प्लस 1 एच क्रॉस स्क्वायर, और एल जेड लिखा तब एम एच क्रॉस, ये इसका आइगन वैल्यू है। अब इसको क्या करते हैं, केट स्पेस में लिखना चाहो, अगर केट स्पेस से क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में मैंने नहीं देखे, पर मान लो इसमें लिखना चाहो, नहीं एक बार आया हुआ है इसका क्वेश्चन, ठीक है ना, मान लो लिखना चाहो तो आप केट स्पेस में भी इसको ऐसा लिख सकते हैं, एल स्क्वायर एल कोमा एम, ठीक है ना, उसमें एल और एम डिसाइड करेंगे, वापस आइगन वैल्यू वही है, एल प्लस 1 एच क्रॉस स्क्वायर या एम एच क्रॉस। एल जेड लिखेंगे तो आइगन वैल्यू एम एच क्रॉस है, एल स्क्वायर लिखेंगे तो एल प्लस 1 एच क्रॉस स्क्वायर है। क्लियर बात है, ये एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर की बात की। अब इसी स्फेरिकल हार्मोनिक और इसके अंदर 2 फॉर्मूले में और एडिशनली लिख दे रहा हूं, इसके ऊपर कोई फॉर्मूला वगैरह पूछ
इतना सा फर्क है और cos थीटा और y, तो मैं इसके बारे में बता चुका हूं कि इसके 3 वैल्यू अलाउड है, तो 3 आएगा, ठीक है। दूसरा जिसमें प्लस है उसमें एक बार आएगा प्लस फाइव, माइनस है उसमें एक बार माइनस साइन पाई, जहाँ एक बार आएगी वहां साइन आएगा, बाकी बच्चे में कॉस आएगा, जहाँ कॉस आता है वहां नीचे 4 पाई है, बस ये ध्यान रखना 1/4 पाई 1/4 पाई रहता है, बस इतना सा याद रख लें। ऐसे मैंने 2 के भी आगे निकाल रखा है, एक तो निकाल ही रखा है, 2 है तो 2 है, 2 के हिसाब से 6h क्रॉस स्क्वायर आएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, m भी 2 है तो 2h क्रॉस आ जाएगा, और ऐसे आप आगे के वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट जितना ध्यान रहे उतना ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि जैसे अगले टर्म की अपन बात करें, तो मैंने एल स्क्वायर को मान लो, एल स्क्वायर को मैंने किसी शाई एन एल एम पर लगाया, मान लो इसको लगा दिया मैंने, ठीक है ना, या मैं वाई एल कोमा एम से बात कर लेता हूँ, वाई एल एम, मान लो एल का वैल्यू मैंने 1 लिखा, तो एम के जो वैल्यू है वो एक होगा 1, एक होगा 0 और एक होगा -1, तो 3 स्टेट पॉसिबल है, 3 स्टेट। अगर इन सब पे एल स्क्वायर का आइगन वैल्यू निकालेंगे तो आइगन वैल्यू आता है एल एल प्लस 1 एच क्रॉस स्क्वायर, तो इस स्टेट में भी यही आएगा, इस स्टेट में भी यही आएगा, और इस स्टेट में भी यही आएगा, क्योंकि m से तो आइगन वैल्यू का एल स्क्वायर के आइगन वैल्यू को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इसका मतलब एल स्क्वायर का वैल्यू अलग अलग स्टेट के लिए सेम हो रहा है, इट मींस सेम मल्टीपल स्टेट्स हैविंग द सेम आइगन वैल्यू, मल्टीपल स्टेट्स हैविंग द सेम आइगन वैल्यू, इस टर्म को बोलते हैं डीजेनरेसी। तो कभी बार डीजेनरेसी आ जाता है कि एल स्क्वायर का डीजेनरेसी निकालो, ऐसे करके किसी फंक्शन के बारे में पूछ लेते हैं, तो नॉर्मल सी बात है, एल के कोरोस्पॉन्डिंग एम के कितने वैल्यू हो सकते हैं, बस वही उसकी डीजेनरेसी। जैसे इसमें 3 था, जैसे इसमें 3 हो रहे, 1 लिखा ना, एल का वैल्यू 1 है तो 1 0 -1, वैसे अगर 2 होता तो -2 -1 0 1 और 2 5 हो जाता, 3 होता तो 7 हो जाता, 4 होता तो 9 हो जाता, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो मान लो L वैल्यू है L, तो जनरल फॉर्मूला क्या लिख दिया है, 2L + 1 इज द डीजेनरेसी, इससे डीजेनरेसी लिखा है, ये पूछ लेते हैं कभी, तो नॉर्मल है ये, तो वैसे भी अपन एटॉमिक में L के कोरोस्पॉन्डिंग M के कितने वैल्यू होंगे तो वो 2L + 1 ही होता है, वही ये वैल्यू, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। सो डीजेनरेसी ऑफ 2H क्रॉस स्क्वायर, अब मान लो 2H क्रॉस स्क्वायर पूछा, तो 2H क्रॉस स्क्वायर ये है ना, 3 बार आए, तो डीजेनरेसी कितनी होगी 3। डीजेनरेसी ऑफ 6H क्रॉस स्क्वायर, इसकी कितनी होगी, तो 6H क्रॉस स्क्वायर जब 2 होता है ना L का वैल्यू, तब आती है इसकी 5 है डीजेनरेसी, -2 -1 0 + 1 + 2, टेबुलेट कर दिया है, काम खत्म इसका, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब अपन, मुझे लगता है कि जो भी कंसेप्ट है वो सब अपन कवर कर चुके हैं, अब आपको क्वेश्चंस करने की आवश्यकता है, तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपन आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। यस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन इज फ्रॉम हियर। क्वेश्चन पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर आइगन फंक्शंस ऑफ LZ, इनमें से कौन कौन से LZ के आइगन फंक्शन हैं। यस, पहले तो एक एक करके चेक करना पड़ेगा। हम देख चुके हैं कि LZ का वैल्यू क्या होता है, -i/H क्रॉस del/del phi। सो हम बात करेंगे LZ शाई, आइगन फंक्शन ऐसे निकालते हैं LZ शाई, सो -i/H क्रॉस del/del phi। पहला ए ऑप्शन चेक कर रहे हैं, ए ऑप्शन लिख रहा हूं, तो मैंने लिखा है यहां पर sin थीटा e⁻i/phi, फाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो रहा तो उसका ही होगा, दूसरा तो रहेगा नहीं, वो आगे आ जाएगा, ठीक है ना। तो साइन थीटा तो आ गया बाहर आ गया, e⁻i/phi का, e⁻i/phi का क्या वैल्यू आएगा वो लिखेंगे, तो -i/H क्रॉस तो ऑलरेडी था, e⁻i/phi का i/e⁻i/phi ये आ गया, i²H क्रॉस इज और माइनस तो प्लस H क्रॉस आ गया, और साइन थीटा e⁻i/phi, साइन थीटा e⁻i/phi इज द
शाई, तो बिल्कुल ये आइगन फंक्शन है। और आइगन वैल्यू पूछता तो आइगन वैल्यू कितनी आती, h क्रॉस। सो यस, दिस इज द फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू। तो इसकी आइगन वैल्यू कितनी आ गई है, h क्रॉस। दूसरे वाले का देख लो, तो सिमिलरली माइनस आयोटा h क्रॉस डेल बाय डेल फाई ऑफ a की पावर थीटा प्लस फाइव, थीटा प्लस फाइव करेंगे, करिए डिफरेंशिएट। सो माइनस आयोटा h क्रॉस वैल्यू है a की पावर आयोटा थीटा प्लस फाइव, ये वैल्यू लिखा। फिर इसका डिफरेंशिएशन, तो आयोटा टर्म और आ जाएगा आगे, आयोटा लिख दिया, आयोटा स्क्वायर से प्लस वैल्यू, सो h क्रॉस एंड a की पावर आयोटा थीटा प्लस फाइव, वैल्यू आ गया बिल्कुल। सो अगेन ये भी आइगन फंक्शन है, ये भी आइगन फंक्शन है, ये भी आइगन फंक्शन है। इसकी अगर अपन बात करें तो ये ऑप्शन बी चेक किया अपन, फिर अपन बात करेंगे ऑप्शन सी। सो वंस अगेन माइनस आयोटा h क्रॉस डेल बाय डेल फाई ऑफ a की पावर आयोटा थीटा साइन फाइव, तो इसमें डिफरेंशियल साइन फाइव का होगा, साइन फाइव का होते ही माइनस आयोटा h क्रॉस कॉस फाइव और a की पावर आयोटा थीटा आ जाएगा, तो फंक्शन ही बदल गया, शाई में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, दिस इज नॉट द आइगन फंक्शन। a कैप शाई इक्वल टू लैम्डा शाई नहीं आ रहा, ये आइगन फंक्शन नहीं। r की पावर n का होगा नहीं, cos थीटा का भी होगा नहीं, तो इसमें लैम्डा जीरो आ रहा है, सामने दिख रहा है कांस्टेंट, तो आइगन फंक्शन है। इन तीनों में आइगन फंक्शन है, इसका आइगन फंक्शन LZ नहीं है, तो ये LZ इसने दिया ही नहीं। अब LZ ये अगर आपको पता है तो ही आप ये आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन का क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब आपको ये पता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको एक तरीका और बताता हूं जिससे भी इसको किया जाता है, जब ये दूसरा अप्रोच है, सबके लिए तो आप चाहो तो कर सकते हो, पर मैं सिर्फ इस एक के लिए बता दे रहा हूं। पहला तो हमने लिखा है पहला ऑप्शन मेथड नंबर, अल्टरनेट मेथड है, मेथड सेकंड, देखें आपके कैसे कर सकते हैं इसको। सो हमने लिखा है साइन थीटा e की पावर आयोटा फाइव, ये अपने लिखा। अब अगर आप इसको देखें, साइन थीटा e की पावर आयोटा फाइव, यही था ना, साइन थीटा e की पावर आयोटा फाइव, ये साइन थीटा e की पावर आयोटा फाइव, ये इसमें किस टर्म में दिख रहा है आपको, साइन थीटा e की पावर आयोटा फाइव, आगे कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं उसको डिवाइड कर दूं, मतलब इधर इसको इसके डिवाइड में भेज दूं, तो ये जो वैल्यू है ना, ये y11 का वैल्यू, किसका वैल्यू है, y11 का वैल्यू। तो मैं बेसिकली इसको ऐसे लिख पाऊंगा कि मैंने डिवाइड कर दिया कोई कांस्टेंट से c, और साथ में लिख दिया y11 थीटा कोमा फाइव, इसी को ये लिख सकते हैं। 1 का मतलब अपन ने देखा अंडर रूट माइनस 3/8 पाई e की पावर आयोटा फाइव साइन थीटा, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, लिख दिया हमने। अब बात करेंगे कि अपने को LZ का वैल्यू निकालना है, तो लगाइए, हम लगाते हैं LZ, और LZ को लगाए हैं y11 थीटा कोमा फाइव, ऐसे लगाते हैं, ये लगा दिया। क्या आइगन वैल्यू लगाते हैं L और M से, MH क्रॉस, ये लगाते हैं ना, तो MH क्रॉस, M इज 1, H क्रॉस, और बाकी ये एज इट इज रहेगा। सो अगेन y11 थीटा कोमा फाइव, तो आप देख पा रहे हैं कि LZ शाई इक्वल टू MH क्रॉस शाई, सेम आता है, ऐसे निकालते हैं इसको, ये तो वैल्यू कितना आ गया 1H क्रॉस, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। नहीं पता होगा तो आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि यहाँ तो ये करने की एज सच जरूरत नहीं है, यहाँ आप नॉर्मली इससे निकालेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। डिफरेंशियल इतना कोई सिंपल सा ही तो काम है, तो आप इससे निकाल लें जो पहले निकाला ना उससे, बाकी आप इससे भी चाहे तो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन इस प्रकार से, इफ एल स्क्वायर इज एन आइगन फंक्शन, दे रखा है कि एल स्क्वायर आइगन फंक्शन है, किसका है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा ए की पावर आयोटा फाइव, देन द आइगन वैल्यू विल बी, तब आपको बताना है कि आइगन वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन दे रखे, सोल्यूशन, आइगन वैल्यू क्या है इसमें से, अपने को बताएं कि एल स्क्वायर शाई इक्वल टू होता है लैम्डा शाई, एल स्क्वायर शाई इक्वल टू लैम्डा शाई, तो एल स्क्वायर का वैल्यू अपन लगाएंगे, एल स्क्वायर का
वैल्यू कितना होता है वो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ लिखवाया था मैंने, ये एल स्क्वायर का वैल्यू। एल जेड का तो ये था, अभी मैंने यूज किया माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल फाई। एल स्क्वायर का ये वैल्यू है, ठीक है ना। तो ये एल स्क्वायर का वैल्यू शाई है, उसके ऊपर लगाएं, डिफरेंशिएट करें, सॉल्व करें, रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। उसमें डिफरेंशिएट बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, कॉस थीटा आ रहा है, साइन थीटा, e की पावर आयोटा फाई, पर आप कर पाएंगे, करके चेक करें, जरूर आएगा, ठीक है ना। एक तरीका ये, तो कन्वेंशनल जो तरीका है, मैं एक बार के लिए भले आप चाहो तो लिख देता हूं, क्या इसका वैल्यू है, ले लूं क्या इसको पूरा, ले सकता हूं क्या, तो मान लो मैंने कॉपी किया, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, पेस्ट किया तो डब्बे ही आया, बैक कर देता हूं, क्लियर कर देता हूं, वापिस आता हूं इस पे, सॉरी, ये पूरा ले लेता हूं, चलो साथ में वो भी आ रहा है फ्री में, मोर, सॉरी, अनलॉक, मोर, कॉपी, नेक्स्ट, ये कर दिया मैंने पेस्ट, इसको ले लिया इधर, इससे मैंने क्या अनग्रुप, इसको कर देता हूँ डिलीट, इसको भी अनग्रुप, इसको कर देता हूँ डिलीट, ये अपने पास आया है अनग्रुप, ये मैंने इसको हटा दिया, ठीक है ना। तो ये एल स्क्वायर का वैल्यू, ये एल स्क्वायर आप लिखेंगे, लिखने के साथ ही अपने को क्या लिखना पड़ेगा आगे, शाई, और शाई का मतलब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ए की पावर आयोटा फाई, साइन थीटा ए की पावर आयोटा फाई। इस पूरे को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, लैम्डा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ए की पावर आयोटा फाई, ऐसा लेके आ जाओगे। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे, सॉल्व करते जाओगे, फिर इनको बाहर निकालोगे, तो यहाँ जो वैल्यू आएगा वो आइगन वैल्यू होगा, और उससे आपको पता चल जाएगा। पर इसमें दो बार डिफरेंशिएशन फाई के रेस्पेक्ट में यहाँ होगा, एक बार थीटा के रेस्पेक्ट में इन दोनों का यहाँ होगा, फिर साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा, फिर वापस होगा, फिर सॉल्व करना माता फोड़ी, ठीक है ना। ये लेंदी जाएगा, थोड़ा लेंदी जाएगा, इतना ज्यादा तो नहीं पर जाएगा। दूसरा अप्रोच क्या है, जो मैंने पहले जो अप्रोच लगाया था ना, वो अगर आप यहाँ लगाएं तो ये काम थोड़ा और इजीली हो जाएगा। इजीली कैसे होगा कि ये जो लिखा हुआ है cos थीटा प्लस साइन थीटा ए की पावर आयोटा फाई, तो अगर आप इस अप्रोच से कर रहे हो इसको, तो क्या याद रखना पड़ेगा, एल स्क्वायर का वैल्यू याद रखना पड़ेगा। याद है तो होगा, नहीं तो निपट जाओगे। दूसरा, अगर इस अप्रोच से कर रहे हैं तो क्या याद रखना पड़ेगा, ये भी देख लें आप। इस अप्रोच से कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि वाई एल एम के क्या क्या वैल्यूज थे, ठीक है ना। कॉस थीटा कहां आ रहा है, इसमें आ रहा है सिर्फ कॉस थीटा, और साइन थीटा ए की पावर आयोटा फाई इसमें आ रहा है। इसका मतलब एल का वैल्यू 1 और एम का वैल्यू 1 और 0 पे आ रहा है। यस, तो y11 और y10 पे जो इनके वैल्यूज हैं, तो मैं यहां से आपको कह पा रहा हूं कि हम इस बात को लिख पाएंगे कि ये जो वैल्यू हमने लिखा है ना, इसको मैं यूं लिख सकता हूं, ये किसके कोरस्पॉन्डिंग आ रहा था, तो मैंने एक कांस्टेंट लिखा है y10, lm था ना, y10 lm हो गया, प्लस c2, साथ में कांस्टेंट था इसमें साइन थीटा एक बार आयोटा फाई आता है y11, इसके कोरस्पॉन्डिंग। ऐसे वेव फंक्शन को ऐसे चेंज कर दिया। अब अपना अगला काम कि अपने को क्या निकालना है, एल स्क्वायर, तो हम लगा देंगे एल स्क्वायर का क्या निकालना है, आइगन फंक्शन, देन आइगन वैल्यू निकालना है। तो एल स्क्वायर को ऑपरेट कराते हैं c1 y10 प्लस c2 y11, इस पे ऑपरेट कराएंगे। अगर आप इसमें देखें चाहे इसमें देखें, एल स्क्वायर का वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर को शाई पे लगाते हैं तो आता है एल प्लस 1 एच क्रॉस स्क्वायर शाई। आपको कुछ नहीं, यहाँ तो दोनों जगह एल का वैल्यू कितना है, 1 ही है, तो 1 प्लस 1 एच क्रॉस स्क्वायर, और शाई का मान है c1 y10 प्लस c2 y11।
ये वैल्यू आ जाएगा एंड इट इज 2h क्रॉस स्क्वायर C1y10 प्लस C2y1 ऐसे निकाल सकते। एक अप्रोच ये है, दूसरा अप्रोच ये है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोनों तरीके आपको समझ में आ चुके हैं और आपको इनकी गंभीरता का अनुमान भी लग चुका है। तो स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल अगर आ जाए, एक तो ये याद रखना है L², दूसरा आप स्फेरिकल हार्मोनिक्स वो याद रखेंगे तो भी क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। LZ तो याद रखना ही है, आइगन वैल्यू के फॉर्मूले जरूर याद रखें, चाहे L² हो चाहे LZ हो, दोनों के। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड में क्या क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे गए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पहला क्वेश्चन ले लिया है मैंने, ये है आपकी स्क्रीन पर, फर्स्ट ग्रेड 2011। क्वेश्चन इस प्रकार से, द आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉर द ऑपरेटर L² y की बजाय इसने ओमेगा लिखा है, थीटा कोमा फाई, देखते ही पता चलना चाहिए कि ये स्फेरिकल हार्मोनिक्स है, तो लैम्डा ओमेगा थीटा कोमा फाई ऐसा है। तो लैम्डा का क्या वैल्यू होता है, L² के लिए फॉर्मूला होता है लैम्डा के लिए, फॉर्मूला पढ़ चुके हैं अपन, L प्लस 1 h क्रॉस स्क्वायर ओमेगा थीटा कोमा फाई। तो जो पढ़ के जाते हैं उनको ऐसे फायदा मिलता है और जो छोड़ देते हैं उनको कुछ नहीं मिलता है। सो लैम्डा इक्वल टू L plus 1 h cross square. So the option D is the correct answer. L plus 1 h cross square डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और इस टाइप का कोई क्वेश्चन है तो यस, एक और है, ये लास्ट क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन पूछे हैं अभी तक, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या गंभीरताएं हैं इनकी। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये बेसिकली, अच्छा आगे भी है पर वो तो खाली है, ठीक है कोई बात नहीं। नाउ क्वेश्चन इस प्रकार से, ये फर्स्ट ग्रेड 2018 का क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया था, रिसेंटली लेटेस्ट ही पूछा है। तो हाइड्रोजन एटम इज इन द स्टेट, 18 की वैकेंसी है, 21 में पूछा है क्वेश्चन, ठीक है ना। सो हाइड्रोजन एटम इज इन द स्टेट शाई √5/14 शाई 200, हाइड्रोजन एटम का क्वेश्चन भी कह सकते हो, और दिख रहा है L² है, तो ये इसी टॉपिक से डेडिकेटेड ये क्वेश्चन है। तो हाइड्रोजन एटम इज इन द स्टेट शाई √5/14 शाई 200 310 एंड 221। उम्मीद कर रहा हूं कि वेव फंक्शन आपको दिख रहा होगा, वेव फंक्शन नहीं दिख रहा होगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, फिर क्वेश्चन का कोई खास मतलब ही नहीं रह जाता है। तो पहले वाले में इसने दे रखा है 200 है, फिर 310 है, और फिर आगे 221 है, और आगे इसने कहा है कि वेयर शाई NLM, where NLM in psi NLM denote the principal orbit and magnetic quantum numbers respectively, जो है वैसे ही है, ठीक है ना, कुछ नया नहीं। If L is the angular momentum operator, L angular momentum operator है, then the average value of L² is, L² का एवरेज वैल्यू निकालना है, ये इसका अल्टीमेटली मेन काम है। बात करते हैं इससे आगे की। सो नाउ देखो निकालेंगे कैसे अपन। यस, सबसे पहले जो वेव फंक्शन दिया हुआ है, सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट्स, जब भी सुपरपोजिशन आ जाए और आपको एक एवरेज वैल्यू माने एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपको निकालनी पड़े, तो जैसे मैं कह देता हूं कि L² का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है, जैसे अपन एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितने बार निकाल चुके हैं, तो उसमें अपन समेशन AN PN करते हैं, तो यहां करेंगे P1 E1 और ऐसे करते थे ना, तो यहां क्या करेंगे अपन, यहां यही काम करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट स्टेट L1², नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड स्टेट टू दी L2², ये इनके वैल्यूज लिखे जाएंगे, ठीक है ना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द थर्ड स्टेट टू दी L3²। उससे पहले आपको वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है कि नहीं ये चेक करना पड़ेगा। तो नॉर्मलाइज है, ये दिख रहा है सामने, कैसे दिख रहा है, तो हम देख पाएंगे कि शाई कैट शाई इज 1, क्यों, इसका स्क्वायर करो कितना आएगा 5/14, ऐसे निकालते हैं, पिछली क्लासों में सिखा चुका हूं। इसको कैसे निकालेंगे 3/14, प्लस इसको कैसे निकालेंगे 3/7, 3/7 को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, तो 3 और 5 8 और 6 14, 14/14 इट इज 1। तो वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है, बड़ी चतुराई से दिया है इसने, तो वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है, जनरली नॉर्मलाइज ही मिलेगा आपको, ये मान के चलिए, बहुत कम चांस है कि नॉर्मलाइज नहीं मिलता है, नॉर्मलाइज है ऑलरेडी, ठीक है ना। पहली स्टेट की प्रोबेबिलिटी ये होगी, दूसरी की ये होगी, तीसरी की ये होगी, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं अपन, जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर देते हैं अगर नॉर्मलाइज है, ठीक है। तो हम निकालेंगे, अब अपने को L1 L2 और L3 इनके वैल्यू निकालने पड़ेंगे। हमें पता है कि L²
चाहे LM की बात करो या वॉट एवर बी दी वैल्यू, NLM की अगर अपन बात कर रहे हैं, चाहे NLM इक्वल टू फॉर्मूला होता है LL प्लस 1 H क्रॉस स्क्वायर शाई NLM, ऐसे लिखते हैं इसको। तो पहले L स्क्वायर शाई, पहला स्टेट कौन सा है 2 0 0, तो L का वैल्यू, मैं L के वैल्यू को अलग कलर से हाईलाइट कर दे रहा हूं, तो L का वैल्यू 0, क्योंकि L का वैल्यू 0 है तो 0 इंटू 0 प्लस 1, 0 इंटू 0 प्लस 1 H क्रॉस स्क्वायर, सो इट इज 0, पहले वैल्यू में 0 आ जाएगा। L स्क्वायर शाई, अगला जो टर्म है दैट इज 310, तो अगर आप देख पा रहे हैं तो L का जो वैल्यू है NLM है ना, तो L का वैल्यू 1 है, मैं इसको यहां कर देता हूं यार, ठीक है ना, यहां कर दे रहा हूं 0। नाउ आगे बढ़े तो अगेन 1, तो यहां जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1, सो इट इज 2 H क्रॉस स्क्वायर शाई 310, तो आप देख पा रहे हैं कि आइगन वैल्यू 2 H क्रॉस स्क्वायर है। और लास्ट थर्ड सेक्शन की बात करें तो वो है L स्क्वायर शाई 221, तो आप देख पा रहे हैं कि L का जो वैल्यू है इट इज 2, तो L स्क्वायर को जब शाई पे ऑपरेट कराएं तब जो अपने को वैल्यू मिलेगा इट हैज टू बी 2 इंटू 2 प्लस 1, सो 2 प्लस 1 H क्रॉस स्क्वायर शाई 221, so the value turns out to be 6 H क्रॉस स्क्वायर शाई 221। तो आप देख पा रहे हैं कि ये वैल्यू आपके पास आ चुका है तीनों अलग अलग स्टेट्स के लिए। अब अपने पास जो फॉर्मूला है एक्सपेक्टेशन ऑफ L स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, P1 इज 5/14 इंटू 0, फिर दूसरा तो 3/14, तो हमने लिखा है 3/14 इंटू 2H क्रॉस स्क्वायर, ये इसका वैल्यू है 2H क्रॉस स्क्वायर, प्लस इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं 6/14, ठीक है ना, 6/14 इंटू L3 का वैल्यू कितना है 6H क्रॉस स्क्वायर, सो दैट कि अपन इसको सिंपली ऐड कर पाए L स्क्वायर इक्वल टू H क्रॉस स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ये H क्रॉस स्क्वायर कॉमन लिया, पहला जो टर्म आएगा 6/14, दूसरा जो टर्म आएगा 36/14, दैट शुड बी इक्वल टू H क्रॉस स्क्वायर 36 प्लस 6 इज 42/14, so 14 3 जा 42, so it is 3H क्रॉस स्क्वायर, so the correct answer is 3H क्रॉस स्क्वायर, ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत ही आला दर्जे का क्वेश्चन दिया है इन्होंने, बहुत ही शानदार। तो देख सक रहे हैं आपकी किस लेवल तक भी जाया जा सकता है। 22 में इसका कोई क्वेश्चन नहीं आया था, जरूरी नहीं इसका आएगा है, आने में आ सकता है, जैसे 2 बार आया है तो इस बार आने में कोई संभावना ये नहीं है कि नहीं आएगा, ठीक है ना। कैसे आते हैं ये बता दिया, कैसे और आ सकते हैं ये भी बता दिया है, इतनी प्रैक्टिस के ऊपर काफी है। आज की क्लास अपन यहीं खत्म करेंगे। एंगुलर मोमेंटम, स्फेरिकल हार्मोनिक्स, स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल पार्ट कंप्लीट। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन एटम, ठीक है। सो क्वांटम का पार्ट आपका फिनिश हो जाएगा बीएससी वाले सेक्शन में। सो आज की क्लास यहीं खत्म करेंगे, अगली क्लास में हम दोबारा वापस से मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।